स्टूडेंट, तो आज हम स्किन की एक और डिसीज कंडीशन हर्पीज जोस्टर जो है उसके बारे में बात करेंगे। हर्पीज जोस्टर, इसको शिंगल के नाम से भी जाना जाता है। यह स्किन जो है उसका वायरस से होने वाला इन्फेक्शन होता है, जिसमें बॉडी की किसी एक एरिया की स्किन जो है उसके अंदर पेनफुल रशेज होते हैं। पेनफुल रशेज का मतलब दर्द युक्त फुंसिया या फिर ब्लिस्टर जो होते हैं। ब्लिस्टर मतलब छोटी छोटी पानी से भरी फुंसिया, जिसको फफोले कहते हैं, वो बन जाता है। हर्पीज जोस्टर शिंगल होता कैसे है? तो हर्पीज जोस्टर जो है वो होने का कारण एक वायरस होता है, हर्पीज जोस्टर वायरस। उसके इन्फेक्शन के कारण से होता है। ये हर्पीज जोस्टर वायरस जो होता है वो वेरिसोला जोस्टर वायरस जो है, जो कि चिकन पॉक्स जो है उसके लिए जिम्मेदार होता है, उसका ही रीएक्टिवेशन होता है। मतलब एक तरह से देखें तो एक व्यक्ति जिसको पहले चिकन पॉक्स हो गया है तो उनको ही हर्पीज जोस्टर होने की संभावना रहती है। होता कैसे है ये? यदि कोई व्यक्ति जिसको चिकन पॉक्स हो गया है या फिर वेरिसोला जोस्टर वायरस जो उसका इन्फेक्शन हो गया है, चाहे उसमें सिम्टम जो उसके नज़र आए कि नहीं आए, ठीक है। इन्फेक्शन होने पर क्या होगा कि ये वायरस जो होता है वो स्किन से ट्रैवल करता हुआ पेरिफेरल नर्व जो होती है वहाँ चला जाएगा, और वहाँ पर जाने के बाद ये डोर्सल रूट गैंग्लियन जो होते हैं वहाँ पर चला जाएगा। एक बार जब ये इलनेस जो थी चिकन पॉक्स वो रिजोल्व हो गया, मतलब उसके लक्षण समाप्त हो गए, उसके बाद ये वायरस जो होता है वो वहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने के बाद कुछ सालों तक वहाँ पर ही पड़ा रहता है। कुछ सालों के पश्चात या तो अपने आप ही या फिर उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो गया, तो उसके कारण से इस वायरस का वापस से रीएक्टिवेशन होता है, मतलब वायरस वापस एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या करता है कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, और उसके कारण से शिंगल या फिर हर्पीज जोस्टर जो है वो हो सकता है। तो एक तरह से देखें तो चिकन पॉक्स जो है उसका ही ये वापस रीएक्टिवेशन होता है। रिस्क फैक्टर मतलब किनको ये ज़्यादा होता है? तो पहला तो ऐसा व्यक्ति जिसको पहले चिकन पॉक्स हो चुका है तो उनको ही डेवलप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा, ये ज़्यादातर 50 साल के आयु के बाद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, जैसा कि HIV का पेशेंट या एड्स का पेशेंट है, तो उनमें भी ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा कैंसर का ट्रीटमेंट लेने वाला व्यक्ति जो है तो उनमें भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो उनमें भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करता है, जैसा प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके कारण से उनमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, तो उनको भी शिंगल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जिसने चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं लगाया और वो व्यक्ति यदि इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसके कारण से भी उसको हो सकता है। तो एक तरह से देखें तो यह कम्युनिकेबल भी डिसीज़ है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल भी सकती है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम या लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है वो 14 से 16 दिन रहता है, मतलब इन्फेक्शन के 14 या 16 दिन के बाद इसके लक्षण जो थे वो दिखाई देते हैं। इसके लक्षणों में जहाँ पर भी इसका रीएक्टिवेशन हुआ है उस एरिया के अंदर शुरुआत में तो टिंगलिंग और नमनेस होता है। टिंगलिंग का मतलब अजीब सी सेंसेशन प्रारंभ हो जाएंगे, और नमनेस का मतलब सुन्न होना होता है। तो जहाँ पर एक्टिवेशन हुआ वहाँ पर अजीब सी सिहरन शुरू हो जाएगी और सुन्नपन आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जलन जो होती है वो होती है, तो बर्निंग सेंसेशन होगा। इसके अलावा वहाँ पर दर्द होता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी टू टच होता है, मतलब उस एरिया को टच करने पर उसको पेन होगा, दर्द होगा और जलन होती है। इसमें दर्द जो होता है वो लगातार बना हुआ रहता है और सीवियर पेन होता है। दर्द के लगभग 4 दिन बाद वहाँ पर रेड रशेज बन जाते हैं, मतलब लाल कलर के छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। कुछ दिन बाद वैसी दानों के अंदर पानी जो होता है वो भर जाता है, उसके कारण से वहाँ पर वेसिकल जो होते हैं वो बन जाते हैं। कुछ समय बाद यही वेसिकल जो होता है उसका आकार बड़ा हो जाता है और ब्लिस्टर के फॉर्म में चले जाते हैं, मतलब बड़े बड़े पानी से भरी हुई फुंसिया जो होती है या फफोले जो है वो बन जाते हैं। ज़्यादातर ये फफोले जो बनते हैं वो स्ट्रिप के रूप में बनते हैं, मतलब धारियों के रूप में बनते हैं। कुछ समय बाद इन फफोलों के अंदर फ्लूइड जो होता है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से पस बन जाते हैं, और ये फफोले जो होते हैं वो फट जाते हैं। फफोले फटने पर वहाँ पर बहुत तेज खुजली जो है, इचिंग, वो होती है, और साथ ही साथ वहाँ पर क्रस्ट जो होते हैं, मतलब पपड़ी, वो बननी प्रारंभ हो जाती है। इस लक्षणों के अलावा उसको फीवर है, मलेज है, हेडेक है, इसके अलावा GI डिस्टर्बेंस जो होता है वो भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब इसका इन्वेस्टिगेशन क्या क्या किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में स्किन जो है उसको सीधा देखा जाता है, जिसमें स्किन के अंदर इरप्शन जो होता है, मतलब छोटे छोटे लाल कलर के दाने या वेसिकल जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। सेकंड, इसके अंदर क्या करते हैं कि उन वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है उस फ्लूइड का जाँच करवाई जाती है, उसका कल्चर करवाया जाता है। कल्चर के द्वारा ये जो वायरस जो होता है, वेरिसोला वायरस, उसको फाइंड आउट किया जाता है। एक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर IgM एंटीबॉडी जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है। यदि IgM एंटीबॉडी का लेवल ज़्यादा है तो उसको वायरल इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा इसका जो फ्लूइड निकल रहा है उस फ्लूइड का PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, जिसको RT-PCR कहते हैं। तो इसके द्वारा इसको डायग्नोज किया जाता है।
अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो यह एक्यूट डिसीज़ होती है, मतलब इसके लक्षण अचानक से नज़र आते हैं, लेकिन इसको हील होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। इसको कंप्लीटली हील होने में 2 से 4 सप्ताह का समय लग सकता है, किसी-किसी में और भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग काम में लाई जाती है, उसमें एक तो एंटीवायरल ड्रग होती है। ये एंटीवायरल ड्रग जो होती है वो मेनली वायरस जो है उसको किल करती है या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है। कॉमन जो एंटीवायरल टॉपिकल काम में ली जाती है, उसमें एक तो एसाइक्लोवीर होती है, एक वेलासोक्लोवीर होती है, एक फैमसिक्लोवीर होती है, तो ये काम में ली जाती है। दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम में ले जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड 50 साल से ज़्यादा उम्र होती है उनमें काम में लेते हैं, एवं इनका इस्तेमाल कॉम्प्लिकेशन जो है उसको कम करने के लिए किया जाता है। कॉमन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड में एक तो हाइड्रोकोर्टिजोन होता है, बीटामेथाजोन है, बिक्लामेथाजोन है, प्रेडनिसोलोन है, इत्यादि काम में लेते हैं। थर्ड, इसमें एनाल्जेसिक जो है वो काम में ली जाती है, क्योंकि इसके अंदर पेन जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें एनाल्जेसिक काम में लेते हैं। एनाल्जेसिक में एक तो एनएसआईडी ड्रग जो होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, वो काम में ली जाती है, जैसा कि डाइक्लोफेनेक जो होता है वो। इसके अलावा एक ओपियोइड एनाल्जेसिक जो होती है, जिसमें मॉर्फिन जो है वो भी इसमें काम में लेते हैं। एक एंटीहिस्टामिन जो है वो काम में ली जाती है। एंटीहिस्टामिन जो होती है वो मेनली ईचिंग जो होता है उसको सप्रेस करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके एक टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रग जो होती है, जैसा कि लिडोकैन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। टॉपिकल एनेस्थेटिक जो है वो मेनली पेन जो हो रहा है वो और इचिंग जो है उसको सप्रेस करने के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा एंटीप्यूराइटिक ड्रग जो है, जैसा मेंथोल जो है या फिनोल जो है वो काम में लेते हैं। ये भी इचिंग जो हो रही है उसको सप्रेस करने के लिए काम में लेते हैं। अगर कभी कभी एंटी एंजाइटी ड्रग जो होती है, जैसा एमाइट्रिप्लिन जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है, जो नींद जो होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए दी जाती है। तो ये तो इसका ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका नर्सिंग केयर या नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो एक तो पेशेंट जो है उसको आइसोलेट रखा जाता है, क्योंकि ये डिसीज़ जो होती है स्प्रेड हो सकती है, मतलब ये कंटाजियस डिसीज़ होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो उसके कारण से व्यक्ति जो होता है उसको आइसोलेट रख दिया जाता है, ताकि दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं हो। सेकंड, 8 क्रेनियल नर्व जो उसके फंक्शन को क्लोजली असेस करते हैं। मेनली 8 क्रेनियल नर्व के अंदर फेस की जो नर्व होती है वो आती है, तो उसको क्लोजली असेस करना होता है, क्योंकि इसका एक कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है उसके कारण से क्रेनियल नर्व जो होती है वो डैमेज हो सकती है, तो उसके लिए उसको असेस करना है। थर्ड, पेशेंट जो है उसको कहना है कि वो इन्फेक्टेड एरिया जो है उसको टच नहीं करे, क्योंकि इससे निकलने वाला जो सीरम फ्लूइड होता है उसके कांटेक्ट में आने के कारण से इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल सकता है। इसके अलावा स्किन जो है उसके ऊपर इचिंग करने का, रबिंग करने का, स्क्रैचिंग करने का पेशेंट को अवॉइड करता है। एक कोल्ड स्पंज जो है वो देने की पेशेंट को एडवाइस करता है, ताकि इचिंग जो है उसके अंदर आराम मिले, साथ ही साथ फीवर जो है वो भी कम हो। इसके अलावा इचिंग जो है वो कम करने के लिए कैलामाइन लोशन जो होता है वो अप्लाई करने को पेशेंट को एडवाइस दी जाती है। एक इचिंग जो है वो रिलीव करने के लिए और स्किन को स्मूथ बनाने के लिए ओटमील बाथ जो है वो भी एडवाइस दे सकते हैं। एक इसमें किसी प्रकार के डाइट के अंदर चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कोई फूड जो होता है ऐसा नहीं है कि वो इसको सप्रेस कर दे, तो विशेष प्रकार से डाइट लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल बैलेंस डाइट या विटामिन रिच डाइट जो होती है, खास करके विटामिन ए, सी और ई रिच डाइट जो है वो लेने की सलाह देनी, साथ ही साथ हाई प्रोटीन डाइट जो है वो लेने की सलाह देनी है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट जो है उससे प्रिवेंट करना है, ताकि इन्फेक्शन जो है वो दूसरों को नहीं फैले। एक सन जो होते हैं लाइट, उससे उसको प्रिवेंट करना है, और स्किन जो है उसको प्रॉपर हाइड्रेट रखना है, उसके लिए उसको पानी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगला, वैक्सीनेशन जो है उसकी एडवाइस देनी, 50 साल से अधिक के व्यक्ति जो होते हैं उसको जोस्टर वैक्सीन जो होता है वो लगाने की सलाह देनी है। जोस्टर वैक्सीन जो होते हैं उसके 2 डोज लगते हैं, जो कि 2 से 6 महीने के अंतराल के अंदर लगते हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स वैक्सीन जो है वो लगाने की एडवाइस देनी है, ताकि चिकन पॉक्स जो है वो नहीं हो, क्योंकि चिकन पॉक्स जो होता है वो मेनली शिंगल जो है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये तो कौन कौन से नर्सिंग केयर जो है पेशेंट को देने हैं वो हो जाएगा। लास्ट टर्म में हर्पिस जोस्टर का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो हर्पिस जोस्टर जो है उसके कारण से एक तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया हो सकता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया के अंदर क्या होता है कि ये जो हर्पिस वायरस जो होता है वो मेनली नर्व रूट जो होती है उसको डैमेज कर देता है। नर्व रूट डैमेज होने के कारण से उस एरिया के अंदर नर्व सप्लाई जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। साथ ही साथ वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, तो वो पेन होना उसको न्यूरालजिया कहा जाता है। तो एक तो नर्व पेन जो है वो हो सकता है। दूसरा, ऑप्थेल्मिक हर्पिस हो सकता है कि ये हर्पिस वायरस जो है वो ऑप्टिक नर्व जो है उसको डैमेज कर दे, और उसके कारण से विज़न जो इसमें डिस्टर्बेंस या ब्लाइंडनेस की कंडीशन हो सकती है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें इन्फेक्शन जा सकता है, और उसके कारण से मेनिंजाइटिस जो है वो भी हो सकता है। इसके अलावा वहाँ पर इरप्शन होता है, इरप्शन के अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके कारण से सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन जो है, जैसा कि स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन जो है वो डेवलप होने की संभावना रहती है। तो ये तो हो जाएगा इसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो, ये तो हो जाएगा वायरस से होने वाले स्किन इन्फेक्शन जो है हर्पिस जोस्टर या शिंगल वो। नर्सिंग रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।